करने पे जोर सा काम करने के लिए मैं भेजा था, वो मुझे करता मगर क्या अभी इतिहास लिखने भेजा था और वो मुझे लिख दिया, मगर जो और कई लोगों ने भी लिख रखा है। अब अंतर है। और जो मैंने संभोग समाधि की ओर पढ़ी तो मेरा दिमाग घूम गया। और यार क्या गजब की बात लिखी इस आदमी ने। सेंसस को आधार मान करके मंडल कमीशन रिपोर्ट दी, तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके आधार पर सबसे ज्यादा बूझलों की वोट है देश में। नौकरी तो लेगा आयोग ब्राह्मण वर्ग, और सरकारी बिजनेस लेगा बनिया, और जमीन लेगा राजपूत। विश्वनाथ प्रताप सिंह 36,000 एकड़, विजय राज सिंधिया, राजा दिनेश सिंह, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, दिग्विजय सिंह मारमुलक के, जिन पे इतने 1000 एकड़ जमीन ने। जितना मैं बोल रहा उतनी ताड़ी, जितना मैं बोल रहा उतनी ताड़ी, और इतनी ताड़ी कहीं नहीं बजी इतनी वहाँ बजी थी। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब आप लोगों से मिलते हो ज़िंदगी में, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, अलग अलग अनुभव आप लेते हो, और बहुतों बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से आपका कनेक्शन बड़ा व्यक्तिगत हो जाता है। आप सामाजिकता की बात करते हो तो भी बहुत से लोगों से आपके रिश्ते बड़े पर्सनल लेवल पे हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत हैं चौधरी चरण सिंह जी, जिनके नॉलेज की वजह से, जिनकी सोच, जिनकी आइडियोलॉजी की वजह से उनसे एक बड़ा कनेक्शन सा हो गया। तो इसी वजह से इधर आए हुए थे शामली सहारनपुर साइड, तो सोचा कि ज़रूर एक बार चौधरी जी से मुलाकात करेंगे और आप लोगों को भी उनके जो विचार हैं, उनकी जो समझ है हिस्ट्री को लेके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उससे आप लोगों का भी राब्ता करवाया जाए। तो बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपको चौधरी साहब, और दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत राम राम। आप लोग यहाँ राजस्थान से आए हो, और आपका ये थारो देहाती करके जो चैनल है इसकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, और आपके दर्शकों का भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार जी। तो आप लोग जुड़िए हमसे, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं चौधरी साहब आपसे। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने शुरुआती जीवन से, अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए स्टार्टिंग से। तो हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआती लाइफ आपकी कैसे बाकी लोगों से अलग रही होगी, तो ये सोच, ये एक आपका विचार बना। तो दर्शकों के लिए आप थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरुआत से दीजिए। दरअसल अनभोल टाइप एक जो भोला भाड़ा होता है ना बचपन से ही, और एक मतलब मस्ती में रहने वाला आदमी। मेरा बचपन जरा आनंद में, मतलब तो बचपन आपका इसी गांव में? हाँ हाँ, गांव का नाम अपना ब्रह्मखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट शामली, यूपी। और मैं साधारण परिवार में ही, मतलब मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी इकट्ठे रहते थे। अच्छा। और लास्ट तक वो इकट्ठे ही रहे, संयुक्त परिवार था। हाँ। बहुत प्रेम था उन दोनों भाइयों में। हमें ऐसा नहीं पता लगा कि भाई ये दूसरा है, हमारे ताऊ का लड़का, या हम दूसरे हैं, हमारी ताई, हमारी माता जी इतने प्यार से रह करी थी। अच्छा। और बस कबड्डी का शौक प्राइमरी से ही। अच्छा। ले कबड्डी, दे कबड्डी, ले कबड्डी, दे कबड्डी। तो वो शौक था। थोड़ा रागनी रोगनी सुन ली एक बार, वो रागनी रोगनी गाने लगे हम। और जैसा गांव में वो हुई रामलीला हुई जब हम छोटे छोटे थे बिल्कुल। अच्छा, रामलीला होती थी आपके गांव में? हाँ, हर साल होती थी। तो जो रावण डायलॉग बोलता था, राम डायलॉग बोलता था, मैं फिर प्राइमरी स्तर पे फिर मैं भी बोलता था। मुझे वो मास्टर खड़े कर दे रहे थे, चरण सिंह खड़ा हो जा, राम वाले डायलॉग बोल, मुझे छेदे मुझे भेदे, है नहीं तीर में शक्ति, मुझे जला दे मुझे फूंक दे, है नहीं आग में, मतलब इस तरह की बात। हाँ। तो अभी तक याद है वो डायलॉग? हाँ, सब कुछ जुगा तो याद है। हाँ, सब कुछ याद है। हाँ। फिर मिडिल में यहाँ चले गए हम, बड़वा गुजरान, पास, हमारे पास में, यहाँ 8वीं यहाँ से करी हमने। अच्छा।
तो वहाँ मास्टरी मुझे ज़्यादातर नाटकों में और गाने में और रेस में और भाषण देने में, इनमें से मुझे कोई ना कोई रोल जो जूनियर स्तर के वो होते थे ना खेल, उस टाइम, अब तो बंद हो गए, तो उस टाइम बहुत होते थे, उनमें मेरा कहीं ना कहीं मैं जरूर होता था उसमें। भाषण देने में या रेस में, उसमें जरूर मुझे खड़ा रखे। तो ये आपका जो लगाव इन चीज़ों से हुआ, तो इसका कारण क्या लगता है आपको, कि ये पारिवारिक माहौल ऐसा था या देखा देखी? पारिवारिक माहौल ऐसा था। अच्छा। दरअसल भैया क्या, मेरे जो ताऊ जी थे वो उस टाइम 7वीं तक मिडिल हुआ करता था उनके ज़माने में, जसाड़ा में था वो। और जो हमारे राणा लहसन साहब हुए, जिन्हें गुजरों का इतिहास लिखा, उस पे भी हम बाद में आएंगे, उन पे। नहीं, मैं अच्छा, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे ताऊ जी वो इकट्ठे पढ़े। ये 47 से पहले की बातें हैं, ये बाद की? पहले की बात है। पहले की। हाँ, तो वो इकट्ठे पढ़े यहाँ। तो मेरे पिताजी यहाँ क्या करते थे, यहाँ ये बाग था हमारा यहाँ, तो अच्छा। कहने के बारू देखो अली हसन ने इतिहास भी लिख दिया और इंजीनियर बन गया, और तो फिर यहीं रह गया, तो आगे पढ़ाई नहीं फिर, इस तरह की बात हो रही थी। तो इत्तेफाक से राणा लहसन साहब आ गए, हमारी कच्ची दिल्ली थी, उसके अब्बा आगे चौंतरा था, बहुत लोग बैठे हुए वहाँ शाम को हुक्का पीन, रात ना 10, 11, 12 बज जग रहे थे हुक्का पीते हुए। तो जो राणा लहसन साहब आए मेरे वहाँ चौंतरे पे, और मैं छोटा सा घूम रहा वहाँ ने, तो वो कुछ बोल रहे, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे, लेकिन सब सुन रहे, चुपचाप सन्नाटा, वही बोल रहे। और मैं देखता फिर होगा, मैं कहा अच्छा ये है राणा लहसन साहब जी ने मेरे पिताजी कह रहे हैं। तो वहाँ से मेरे अंदर इतिहास की उसकी वो, सिर्फ उनको देखने से? हाँ हाँ, उनको देखने सर जो बोल रहे थे, मैं कहा भाई यार ये क्या चीज बोल रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगा, तो वहाँ से थोड़ा इधर उस पे हम फिर आएंगे लेटर। लेकिन फिर आपने 8th क्लास आप बता रहे हो कि बलवा गुजरान से किया। हाँ, फिर 9th में हम कांधला चले गए यहाँ। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मैं बीए का जो है ना, बीए का प्रथम वर्ष कर लिया था मैंने। कहाँ से की बीए आपने? ये इसमें दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत से। बड़ौत से की, अच्छा। तो उसके साथ साथ खेती भी? वो खेती का काम परमानेंट था, वो तो आपको करना ही पड़ता था। डोंगर चगाने, यू करना वो करना, भैंस चगानी, झोटा चगाना, छोलना। 9वीं 10वीं में हम छोलना लग गए। अच्छा। और बुग्गी लग गया था, हम भरण 9वीं 10वीं में गंडों की। अच्छा। हाँ, दपूड़ी। तो वो सारा खेती का तो ही करना ही पड़ता। तो फसलें उस टाइम कौन कौन सी होती थी? आज हम देख रहे जैसे चावल है, ईख है, तो क्या अभी आपको ऐसा नजर आता है कि पहले फसलें अलग थी अभी अलग हैं, या नहीं, बीज बदले, फसलें तो झुकी हुई है हमारे यहाँ। पहले भी गन्ना होता था, धान होता था, गेहूँ होता था, ज्वार होती थी, यही फसलें होती थी। अच्छा, यही है। हाँ, और अब भी वही चीज है। अच्छा। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है ना, कोई खास बदलाव नहीं है। तो और थोड़ा सा बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि पहले में और अब में जैसे कितना अंतर आ गया है, और आपका किस किस से मतलब लगाव रहा, अपनी फैमिली से, माता पिता से कैसा लगाव था, परिवार में भाइयों से, इन सब से कैसा था? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी यूपी का, हम देखते हैं कि ये तो यहाँ माहौल अलग ही रहता था पहले। अब तो पता नहीं, मतलब गोलियाँ चल जाती थी, हाँ, हसला बारूद का ये बड़ा चर्चा होता था यहाँ पे। तो वैसा कुछ माहौल याद है, और ऐसा ही माहौल था या कुछ बदला है, वो थोड़ा सा बताइए ज़रा। नहीं, मेरे जीवन में तो मतलब इस तरह की कोई ना, तो हम कोई दादागिरी टाइप वाली हमारे जीवन में तो कोई बात नहीं आई कभी। ऐसा कभी नहीं? ना, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं हमें। हम तो बिल्कुल हंसने बोलने वाले, आपस में जैसा बैठे हंसी मजाक कर ली, अपनी बात कह ली, थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लिया। मतलब हम फालतू फंड की उसमें नहीं बढ़े थे, आवारागर्दी वो तो धोरन भी नहीं थी हमारे। कुछ लोग थे वो आवारागर्दी का ही काम करे थे, लेकिन हमने कभी नहीं सीखी वो चीजें। अच्छा। और जब मैं 9वीं 10वीं में गया, फिर अमिताभ बच्चन हर का चस्का लग गया, उनके डायलॉग बोलने शुरू कर दिए, फिल्म देख ली। अच्छा, हॉल में जाके फिल्म देखते थे? जब मैंने शुरू में, एक मेरे गांव का ही था एक, वो ले गया हमने हॉल में, श्यामली। तो मुझे ऐसा लगता रहा, फिल्म देखते रहे हम पहली बार, और
ऐसा लगता रहा जैसे मेरे पिताजी गेट पे खड़े आवाज लगा रहे हैं। अच्छा, और मैं डर रहा अभी सीट पे बैठे। पिताजी से डर लगता था। हाँ हाँ, मैंने कहा यार मेरे बापू आ गया और आवाज लग रही बाहर से। अगर हाँ यहाँ कहाँ आएगा शामली में, तो बहुत डर लगा। फिर घर आए जैसा दबे दबे पैरों, जैसा कभी इन्होंने पता ना लग गया हो यार। ये हमारा फिल्म देख मतलब ये अब तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ। अब से पहले तक मतलब मैंने भी सिनेमा 8th-9th के बाद में देखना शुरू किया। बचपन का एक थोड़ा सा याद है कि मेरे चाचा, मतलब बहुत छोटा था, शायद 2 या 3 साल का मैं रहा हूँगा, तो मेरे चाचा मेरे को सिनेमा दिखाने लेके गए थे और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े आदमी उसमें आ रहे हैं और साइड में उनके जो दोस्त लोग थे, मैं बच्चा था, वो मेरे से भी मजाक वजाक कर रहे थे। तो मेरे को हम माहौल जो था ना वो एकदम बंद कमरा, रूम एकदम अंधेरा, तो बड़ा डर लगता था। बाद में हम मतलब मेरे भाई और हम जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो वापस आते थे तो ये डर लगता था कि घर वाले पूछेंगे 3 घंटे 4 घंटे से कहाँ गायब थे। तो ये हमारा भी कुछ अनुभव आप जैसा ही है। अच्छा, तो पिताजी से डर लगता था? हाँ, पिताजी से भी ताऊ जी से भी डर लगता था, दोनों से डर लगता। अच्छा। तो मतलब फैमिली एक साथ ही रहती थी, पिताजी था वो एक साथ ही रहती। अच्छा, मार दक रहे थे मेरे, मैं दंडता करता रहता था। अच्छा, मतलब खेल लिया कपड़े, कबड्डी खेल लिया, बटन टूट गए तो बटन क्यों टूटे, पजामा क्यों फटा। अब कबड्डी में तो फटने ही फटने कपड़े। और फिर शाम को मुझे बैल लेन खेत आना पड़ता था, रोज मेरी ड्यूटी थी ये, बड़द लेके घर जाना खेत से। अच्छा, और बस फिर वो भाग दौड़ हो रही थी और हम कहा मेरा तो बड़द लेने का टाइम शुरू हो गया यार। अच्छा, खेत में होते थे? हाँ, यही रहते थे। दिन में यही रहते थे डांगर। अच्छा, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, बैल बड़द वो सब कोई रखता ही नहीं। फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ ना, जैसा खेतों पे सोए रहे थे। अच्छा, हम तो अब तक यहाँ 12 पे सोए, और अब 15-20 साल हो गए होंगे, 25, जब 12 पे सोना बंद हुआ हमारा सबका। अच्छा, 12 पे सो गए थे लोग अपने मोटरों के। उनके मतलब एक ऐसा दौर आया कि चोर टाइप लोग मोटर तार लिया, इस वजह से सोना पड़ता था, इंजन खोल लिया, इस तरह का बहुत चला आया हमारे क्षेत्र में। अच्छा, तो इस तरह का कोई मोटर ही तैर लीजिएगा, कोई इंजन ही ठा लीजिएगा। अब जाके ये वैसे अब पुलिस की जो सख्ताई आई यहाँ यूपी में, अब जाके वो थोड़ा इस तरह के जो क्राइम होते थे इस तरह के, ये वो कम हो गए हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने व्यक्तित्व पे, अपने परिवार में किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मानते हैं? भाई हम ये कहें तो मेरे पिताजी मेरी माताजी का ही है। अच्छा, मेरी ताई का। मेरी ताई बहुत ही अच्छी, मतलब कभी उसने यूँ नहीं मानना कि भाई हम अलग हैं, यार हमारे ताऊ का लड़का अलग है जो उसकी कोख से पैदा हो रहा, कभी नहीं मानना। और मेरी माँ ने भी नहीं मानना कभी, मेरे बाप ने भी नहीं मानना। अच्छा, ताऊ जी कर दे भेदभाव, ताऊ जी कर दे भेदभाव। ताई ने कभी नहीं? नो, कभी नहीं, कभी नहीं। तो परिवार में इतनी एकता थी। और मेरी माँ ने तो मेरे से इतना सिखाया, बहुत सिखाया। तो आप अपने, आपका जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें आप इन 3 लोगों का योगदान मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनसे मुझे सब कुछ ही नहीं सिखाया मेरे से, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी ताई। तो हम ये मान सकते हैं कि आज जो चरण सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं, ये कहीं ना उन्हीं के देन है ना? विचार की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सारे विचार ही उनके दिए। जो विचार हमारे सामने आज बैठा है उसकी बात। अच्छा, तो उनका प्रभाव मानते हैं। तो फिर अच्छा, थोड़ा सा अभी हम आगे पे आएंगे कि पारिवारिक माहौल आपने बताया इस तरीके से था, फिर आपका हिस्ट्री की तरफ झुकाव हुआ, क्योंकि आज आपको विशेषकर गुर्जर समाज की बात करें तो वैसे तो सर्व समाज की भी बात करें तो बहुत लोग पहचानते हैं और जानते भी हैं। आप मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपनी मतलब बात में काट छाँट करते हो, ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री की तरफ झुकाव आपका, हिस्ट्री का नॉलेज लेना, आपने थोड़ा सा हिंट दिया था कि आप जब छोटे से थे तो राणा अली हसन चौहान साहब ने मतलब आए थे, आपने देखा था उनसे, तो आपको लगा था कि अच्छा ये उनकी वजह से आप हिस्ट्री की तरफ झुकाव अपना मानते हो? हाँ, मेनली तो मेरे पिताजी जी ऐसा कह रहे थे ना मेरे ताऊ जी से, क्योंकि देखो पाकिस्तान में उसने गुर्जरों का इतिहास लिख दिया, इंजीनियर बन गया, तो वहाँ से इतिहास लिख दिया, मतलब वो कैसे होंगे राणा अली हसन साहब? अच्छा, मेरे पिताजी बार बार मेरे ताऊ जी से कहते रहते थे। तो फिर वो मैंने देख ही लिए
ओ मैं कहा, अच्छा ये है राणा लक्ष्मण साहब जी ने मेरे पिताजी कह रहे हैं कि भाई तेरे साथ पढ़ेर लिखे वो वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने गुजरों का इतिहास लिख दिया। तो मैं कहा ये है राणा लक्ष्मण साहब, अच्छा। और मैं कहा फिर मैंने सोचा रहा मुझे कहाँ सिखाएंगे ये इतिहास, ये तो ये फुस्सू के बमुल्ले के पढ़े लिखे हैं, इनका बहुत अच्छा है, खिले मास्टर के हैं, ये ऐसे लोग सीख लेंगे इन बातों को, हम तो नहीं। मैं सोच रहा छोटा सा घूमता घूमता मैंने कहा ये चीज़ सीखनी चाहिए। मतलब इतने ध्यान से सुन रहा जबकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन राणा लक्ष्मण साहब के बात ध्यान से सुन रहा हूँ। और फिर जब वो 2000 में आए लास्ट में, तो अभी थोड़ा सा और इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप बता रहे हो कि हिस्ट्री पे आपका जो झुकाव था, लगन हिस्ट्री के लिए थी, उसमें आप अपने पिताजी का थोड़ा योगदान मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें राणा जी का कोई योगदान है क्या? वो राणा जी से तो सारा कुछ सीखने नहीं मिला, फिर राणा जी तो राणा जी थे। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि आपका जो हिस्ट्री के प्रति लगाव है वो बिना राणा अली हसन चौहान साहब के अधूरा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, और कहीं से तो सीख नहीं सकूँगा। तो थोड़ा सा राणा अली हसन चौहान साहब के बारे में भी, अच्छा अभी बता भी रहे थे, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। राणा लक्ष्मण साहब एक महान शख्सियत थी गुजरों की। वैसे तो उन्हें सबसे ही लगाव था, लेकिन जैसा हमारा इतिहास जो था मिटा दिया गया था भारतवर्ष से, तो उनके अंदर एक इस तरह की टीस उठी, एक खूक उठी उनके अंदर पाकिस्तान में कि भाई जैसा पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो। अच्छा, उन्होंने क्या, किस सब्जेक्ट से थे वो, कुछ पता है उनके बारे? वो तो साइंस के स्टूडेंट थे। अच्छा, वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो उनकी हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के अंदर रुचि कैसे? की बात ये थी, समझो 2000 में गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी कुरुक्षेत्र में, और मुझे भी राणा लक्ष्मण साहब के साथ जाने का सौभाग्य मिला था वहाँ। 3 दिन चली वो गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। तो जो पीएचडी होल्डर आए हुए थे वहाँ अपने शोध पत्र लेकर के, वो शाम को हमारे कमरे पर आते थे। अच्छा, चौहान साहब के वहाँ, मतलब राणा अली हसन चौहान? जी 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 जी। उनका तर्क शक्ति इतनी गजब की थी राणा लक्ष्मण साहब की कि वो ऐसा समझा दिया करते थे आदमी को, इतनी गहरी पकड़, जबकि वो साइंस के स्टूडेंट थे, इतिहास के थे ही नहीं वो। लेकिन पता नहीं उनके अंदर क्या समर्पण भाव था बस वो, क्योंकि जितना गहरा समर्पण होगा उतना ही नीचे से मोती लेगा होगा आदमी। उनका समाज के प्रति समर्पण जो था उसने इतना मतलब ऊंचाई तक पहुंचा उनको। उनके एक दोस्त थे वहाँ पाकिस्तान में, उनका गन्ना मिल है, उन्होंने कह रखा था कि भाई आपने जो भी किताब चाहिए वो पूरी दुनिया से, एक बार किताब का नाम बता दियो, पूरी दुनिया से वो किताब हाजिर हो जाएगी। तो किताबों का काम वो कर रहे थे। अच्छा, तो किताबों, हिस्ट्री की अगर किताब आप बता रहे हो तो अलग अलग भाषाओं में होगी, तो भाषाई ज्ञान कैसा था, कुछ इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अरबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और फारसी, 6 भाषाओं को व्याकरण से ही समझते थे राणा लक्ष्मण साहब। इंग्लिश भी शायद? हाँ, इंग्लिश भी। तो संस्कृत पे भी उनकी अच्छी पकड़? संस्कृत पे भी उनकी पकड़ थी बहुत गहरी। ये कहाँ से, क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए होंगे वो तो अर्ली एज में शायद? वे जो सा यहाँ कांधला से करी उन्हें हाई स्कूल। अच्छा, और वो भी बताया करे थे अब जब बनियों के जो जाकत थे ब्राह्मणों के यहाँ कांधला में, तो राणा लक्ष्मण साहब के सामने वो फिक्के थे सब। अच्छा, मतलब शुरुआत से ब्रिलियंट थे वो क्लास में? हाँ। क्लास में जैसे ये गए यहाँ से जसाड़े से मिडिल करके और 9वीं में वहाँ पहुँचे कांधला में, तो वो यही कोर्स पूरा कर लिया उन्होंने 8वीं 9वीं का। अरे अच्छा। और जब वो 9वीं में वहाँ पहुँचे तो जो बनियों के इनके लड़के घटाए उन्होंने धर के, तो वो बनिए कॉलेज में आए मिलना। वो कौन है भाई? ये अली हसन। अब मेरे से मिलने के लिए कई बार बनी आए। अच्छा यू है अली हसन। तो उन्हें इस बात का अफसोस होया कि ये मतलब गुज्जर और मारे जाग तो न घटा रहा। उनकी याददाश्त बहुत गजब की थी।
तो बहुत सारे किस्से हैं उनके जुड़े हुए। और वो नु कह रहे थे 10वीं का 90वीं में पढ़ दिया उन्होंने सारा। हाँ, इस तरह पढ़ दक रहे थे मैं। और फिर भाषा अलग अलग सीख ली उन्होंने, वो रुचि थी तो को जानते थे वो खूब। मौलवी तो भाग जाते उनके सामने से। हाँ, तो थोड़ा सा भी उन्होंने ये सब किया, तो थोड़ा आप बता रहे हो कि 2001 में है, 2001 में आए थे वो यहाँ। 2000 में 5-6 महीने रह गए घर पे। तो उसके बारे में थोड़ा सा और किस्से बताइए, और क्या क्या। बस मैं तो उन दिनों में एक पल भी राणा लहसुन साहब से अलग नहीं हुआ। एक पल भी, जब वो सो जाकर तब आया करता था। अच्छा, घर पे मैं तो तब तो एज भी आपकी हाँ मेरी 30-35 साल, मेरी समझो 61 साल हो रही। तो उस टाइम 30-35 साल के थे आप। हाँ हाँ हाँ। और जो जाकर थे साहब यहाँ हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई इसमें कुरुक्षेत्र में, मुझे लेके गए साथ अपने। अच्छा, उनके सम्मान में एक वहाँ सीकर में हाँ उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्या क्या था वो, क्या प्रोग्राम था वो एक शैतान सिंह चौहान है, मास्टर जी थे वो। अच्छा, अब तो रिटायर हो गए वो शैतान सिंह। अभी हैं वो? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो राणा लहसुन साहब याद करो जाकर थे, शैतान सिंह वहाँ तो चिट्ठी लिखो जा, और यहाँ आया नहीं। फिर कुरुक्षेत्र जो हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में हम जा रहे थे, तो वहाँ शैतान सिंह भी मिल गए, वो आपके राजस्थान वाले। तो हम जैसा वहाँ से आए तो गाड़ी में एक डॉक्टर थे यहाँ करनाल में, तो पंजाब का था लड़का वो उसने गाड़ी हटा दी हमारे सामने कि बैठो इसमें। और करनाल उसने रात को हम वही रोक लिए, रात को हम उसके यहीं रहे। यहाँ जो साढ़े भी हाथ हमारे चौधरी हो गए, वीरेंद्र सिंह करके वो लड़का। तो फिर हम गाँव में आ गए अगले दिन, उसने आने नहीं दिया हम रात को। गाँव में आके शैतान सिंह ने फिर बात होगी, एक बात और हंसने की आई। राणा लहसुन साहब पूछ लेंगे शैतान सिंह से, भाई एक बात समझ में नहीं आई, शैतान सिंह तेरा नाम शैतान सिंह क्यों दिया गया? वो हंसे कहने के असल में मेरे 5-6 बहन भाई मर गए थे उतने ही। अच्छा। हाँ हाँ। और मेरे पिताजी मेरी माँ कहने लगी नुकल ले इबका हम शैतान ही धर देंगे, मतलब शैतान नाम धर दिया है। अच्छा, तो ये नाम तो काफी रखा जाता है, मेरे भी चाचा हैं उनका नाम शैतान है, तो मैं कई बार सोचता हूँ यार पीछे यही कारण होता होगा मेरे हिसाब से, भाई वहाँ कुछ ज्यादा अच्छा बच्चे मर गए, ये कुछ ऐसा हो, 2 साल के 1 साल के मर गए इस तरह। एक तो मेजर शैतान सिंह भी हुए हैं। हाँ। तो इस वजह से वो कहने लगे जी मेरा नाम शैतान सिंह धर दिया। अच्छा, अब फिर बाप मैं जिंदा हूँ अब तक भी। वो तो बहुत ऐसे मगा भाई वाह इसलिए रखा गया इनका नाम। तो उस कॉन्फ्रेंस सॉरी सीकर में जो सम्मेलन हुआ था उस पे हम थोड़ा सा और बात करें तो। हाँ, सीकर हम कई लोग गए यहाँ से, ता साहब के साथ गाड़ी कर ली हमने यहाँ से। ता साहब बीमार थे तो खैर पहुँच गए हम वहाँ। और सुबह ही होटल से मैं खाना खा रहे थे, कुछ और लोग भी आ रहे थे। डॉक्टर जय सिंह साहब थे यहाँ से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो गणित के प्रवक्ता थे। और लोग भी इस तरह के बहुत आए थे। तो वहाँ कुछ इस तरह की चर्चा होगी खाना खाते हुए। शैतान सिंह ने कहा भाई गुज्जर की टांग खींचे। अब इस बात पे मैंने कहा आप समाज का मनोबल उठाना चाहते हो कि मनोबल गिराना चाहते हो? डॉक्टर जय सिंह से मैंने कहा, वो कहने नहीं हम तो समाज का मनोबल उठाते हैं। मैंने कहा परोस क्या रहे आप, ऐसे तो समाज का मनोबल गिरता है। गुज्जर की टांग खींचे, ये आप जैसे लोगों ने चलाई ये बात, और कहीं भी नहीं खींचता। तो मैंने उनसे मेरी मतलब बात पौन घंटा तकड़ी होगी बहस। बताओगा आप कितनी बार गए कश्मीर में टांग खींचने के लिए? अगर कश्मीर में कोई मुस्लिम गुज्जर चुनाव लड़ रहा और आप लोगों से यहाँ पूछे राजस्थान में कि वो हारना चाहिए कि जीतना चाहिए, आप कहोगे जीतना चाहिए। और आपसे अगर ये कहे भाई 10 रुपए की उसकी मदद कर दो, अगर आप ही को ये दिख रहा है कि लाइन पे सही जा गए, पैसा उसके पास ही जाएगा, तो आप 10 रुपए भी दोगे? हाँ जी। कितनी बार मतलब वहाँ के लोग यहाँ टांग खींचन आवे, उस प्रदेश में जहाँ टांग खींचन, क्या बोलते हो? अच्छा। तो फिर खैर डॉक्टर जय सिंह चुप हो गए बेचारे, मेरे से तो खैर पढ़े लिखे जाते थे वो, मैं उतना कहाँ हूँ। तो फिर जब गाड़ियों में बैठ कर हम प्रोग्राम के लिए चले, वहाँ से 5-6 किलोमीटर वो था प्रोग्राम, गुज्जर हॉस्टल था वो। तो जब वहाँ चले तो राणा लहसुन साहब कहने लगे तेरी बहुत कसूती पकड़े, तेरे डॉक्टर जय सिंह की बोलती बंद कर दी।
मगर ये गलत चीज परोस है और ये परोसनी नहीं चाहिए ऐसे ऐसे खास तौर से ऐसे लोगों को। एक आम आदमी कुछ भी बोल रहा है वो बोलता रहो, इन लोगों का संदेश जाता है समाज में जब वे बोलते हैं। बट डॉक्टर साहब ने कही ये बात, तो ये कही थी बात जय सिंह जी ने? जय सिंह जी ने। अच्छा, हाँ, डॉक्टर जय सिंह। ठीक। तो फिर राणा लक्ष्मण साहब, 1000 लोग थे वहाँ। राणा लक्ष्मण साहब बीमार थे तो उनको तकिए लगाया कैसे और माइक ऐसे करके और बुलवा दिया, इतिहास पे बोल के वो, और सामने कुछ जो हॉस्टल कमरे थे उन्होंने लिटा दिया उनको। उन्हें कहा इमरान प्रधान जी से, ये भी थे डॉक्टर शाह अहमद भी थे, उनके चरण सिंह की तकरीर करवाओ। तो उसने शैतान सिंह संचालन कर रहे थे, हम मंच पे बैठे थे। तो शैतान सिंह से कहा उसने, राणा लक्ष्मण साहब ने कहा चरण सिंह की तकरीर करवाओ। कुल मिला के मेरा भाषण होया वहाँ और मैं घंटे बोल जाऊँगा। अच्छा। हाँ, जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी ताड़ी, जितना मैं बोल लूँ उतनी ताड़ी, और इतनी ताड़ी कहीं नहीं बजी इतनी वहाँ बजी थी सिक्कर में। और राणा लक्ष्मण साहब नु क्वाड के सहारे, क्वाड पे नु हाथ रख कर नु खड़े हुए, लंबे थे वो। और जब मैं बोल कर सीधा उनके दुरेगा, शाम का टाइम हो रहा था, चलना भी था हमने। तो उन्होंने मेरी कोड़ी भर। अच्छा। और मेरा माथा चूम कर कहा, वो मेरे, उनके बोल बताऊं, ओ मेरे पूत तेरी तकरीर, ओ बेटे तेरा तकरीर करनी ना छोड़ी है, कौम तुझे मरण नहीं देने की, ना भूखा मरण दे ना ओ मरण दे। बस मैं तो अमृत सा पी गया। मेरे लिए तो वो बोल, मतलब मुझे अपना सब कुछ यहाँ बीज कटा पड़ा रहा खरसा में, और मैं मीटिंग में चला गया, सूख गया बीज, लोगों ने मजाक करी। वो जा रहा वहाँ समाज ने जगान देख के कर उसका खेत पिड़ा नू हो गया, बहुत नुकसान हुआ। राणा लक्ष्मण साहब ने पता था, उन्होंने कहा तुझे बहुत नुकसान हो रहा है बेटे, घबराइए, ये भी बात कही उन्होंने। तो मैं सोचने का भाई महापुरुष के वचन है यार, जितना इन पे मतलब पानी दिया जाए उतना ही काफ़ी है। जितना मैं दे सकूं उतना दूं। तो फिर तो मैंने अरबी रट ली, मैंने बोली अरबी सारिया। अच्छा। जो पूरे देश में वाह या अल्लाह वल मलिक कालल ही जूजर वाह मिन मलिकुल हिंद जवा मलिकुल टा। अरबों ने किताब लिखी अरबी की, अरबी में किताब उल अला का नपीशा के पृष्ठ 134-35 पर लिखा है वाह या अल्लाह ओ अल मलिक कालल ही जूजर। अर्थ, मैं एक देश में गया जहाँ के राजा गुर्जर हैं। इब्ने खदीद वहा द्वारा लिखित के पृष्ठ 16 पर लिखा है वाह मिन मलिकुल हिंद जवा मलिकुल टाक व मलिकुल जूजर। हिंद के राजाओं में और हैं जो चाप, टाक और गुर्जर राजा कहलाते हैं। राणा लक्ष्मण साहब ना होते तो हमें कहाँ से पता लगता, और हमें पता ना लगता तो हम कैसे समाज को बताते। हमारे तक वो बात आई, हम लेकर उन बातों को और समाज में लिख गए। तो जैसे आपने कहा, तो कई लोग तो इसको भी डिस्कार्ड करते हैं कि भाई नहीं यार, वो कुछ चीज़ें तो उसमें नहीं है सही, जैसा उन्होंने हिस्ट्री, उनकी बुक्स, उनका बुक्स का 2-4 नाम बताइए आप, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी जो बाद में उन्होंने अंग्रेजी किताब लिखी, ये शार्ट हिस्ट्री गुर्जर। हाँ, पहले उनकी उर्दू में है 5 किताबें, वो तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। वो तो हम पढ़ देखी बस हमने वो किताबें पहली। अब रही लोगों की पता नहीं, अपने तरीके से सोचता है ना आदमी। हाँ, फिर वही बात है। तो ये तरीके सोचूं, सही है, कबीर अपने तरीके से सोचे, कृष्ण अपने तरीके से सोचे, राणा लक्ष्मण साहब अपने तरीके से सोच रहे। अच्छा, आपने कहा कि उनका जो योगदान था वो समाज के प्रति था, तो अब उनका आपको क्या लगता है, उनका जो योगदान था धर्म के प्रति कितना था, क्या था उनका इंक्लिनेशन? क्योंकि पाकिस्तान वो गए और वो धर्म के बारे में तो उन्होंने कहते थे कि अगर मान लिया स्वर्ग नरक होते तो वो लोग ढूंढ लेते उन्हें। अच्छा। एक बार का वो किस्सा बताया कर रहे थे, जब वो रुड़की पटक रहे थे, उनका एक मौलवी रेल में वो घुमा रहा माड़ा तस्वीर बोल रहे हैं उसमें। वो तो लड़के से ही थे राणा लक्ष्मण साहब। तो एक आदमी उधर से उठा सीट पर, सर उस मौलवी के पास आकर बैठा। उसने कहा भाई मौलवी साहब कुछ बात करनी थी आपसे। उसने राणा साहब बता रहे थे, ऐसे फूंक मारी और वो जेब में रख ली। कहना फरमाइए। कहने का के घमारा था नुका तस्वीर नुके जास के घुमाने थे।
नुका इसके घुमाने सब चीजें मिल जाए, अच्छा। और सब मिल जाए, हाँ सब मिल जाए। अगर हमारे गाँव का एक जुलाब बहुत घुमा हुआ है ऐसे, और आज तक एक बिस्सा जमीन का नहीं खरीद पाया, और मुझे आज तक इसका हाथ नहीं लगा। 40 बीघे जमीन खरीद ली। वो मौलवी कहने लगा जी हाँ की बातें नहीं, और जन्नत की, जन्नत की। अब वो कहने लगा, वो ऐसा आदमी कहने लगा, शिष्य मुँह देखा तुझे? अगर जी क्या बात? तुझे कौन जन्नत में पढ़न दे रहा? हाँ तो बहम में मर जाएगा नहीं, तुझे जन्नत में पढ़न नहीं देना कोई। हाँ, और मुझे जन्नत में तो रोक कौन देगा? ठड़ो था वो। अच्छा। नुका यहाँ जन्नत बनाई भी बढ़ू देख। हाँ। नुका यार इनते स्वर्ग नरक दिखा के और जन्नत दिखा के इनका उत्पीड़न करते हैं ये लोग। अच्छा। जो धर्म के ठेकेदार हैं, उधर भी इधर भी। हाँ, गंगा जी में नहा के पाप उतर जाएंगे तो राणा लक्ष्मण साहब के सामने तो मोल भी डांक मारा करते, भाग जा करते उन्हें देख के। तो हम क्या मान सकते हैं, वो नास्तिक थे, आस्तिक थे, या कुछ अलग सोच थी उनकी? वो मानते थे हाँ कोई है सृष्टि को चलाने वाला, सुप्रीम पावर तो कोई, हाँ, सुप्रीम पावर कोई है, लेकिन वो ये धर्म नो इसको तो आडंबर समझे थे वो। अच्छा। हाँ, इसको तो हमारा ये वो चाचा सुगनर थे, उसने उनने वहाँ वो कर ली हज, बाबा फतेह जंग ने, सुगनर के बापू ने। तो राणा लक्ष्मण साहब के भी चाचा लगा करते हुए बाबा फतेह जंग। तो हज करके आ गए, हम बैठे थे ता साहब के पास, राणा लक्ष्मण साहब के पास। वो कहने गए हज करिए चाचा। हाँ भाई हज करिए आया। कई रुपए लग गए? अक लग गए भाई 6-7 लाख रुपए लग गए। 2 जने गए थे भाई हम, और 6-7 लाख। हाँ, कहना 6-7 लाख में तो भी, हाँ मतलब 6-7 बीघे जमीन आ जाएगी। हाँ भाई। कहने अगर 6-7 बीघे में एक परिवार पड़ भी जा। हाँ भाई। अकले आके वहां थे, उस पर बताने ने कुछ थाने के लाया। बस कहने का देख मेरे पास 400 बीघे जमीन है, एसडीओ से मैं रिटायर हुआ, पीडब्ल्यूडी से, डी में, पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान में। और जब 47 बंटवारा ना, उनकी पोस्टिंग उधर ही थी। उधर ही थी? हाँ, फिर अच्छा, उधर ही रह गए? उधर ही रह गए वो। और मेरा लड़का एक जज है, एक जिलेदार है, एक भाषा का ट्रांसलेशन करता है, मतलब टीवी पे समाचार देने में, और एक लड़का बिजनेस है, 400 की जमीन है। और मैं नहीं कर पाया आज, और तो कर रहा जी बढ़िया। तो उसके सामने बोलने नहीं था कोई भी। अच्छा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, चुप हो जाता। अजीब तरह की उनकी मतलब, क्योंकि वो पढ़े लिखे इतने थे, वो कुरान को भी जानते थे, वो गीता को जानते थे, वो रामायण को जानते थे, वो वेदों को जानते थे। क्या बात। हाँ, और सब चीजों पर, वेदों पे लिखा उन्होंने तो अपनी किताब में। अच्छा। थोड़ा लिखा लेकिन लिखा। हाँ। और हर चीज पे बोले वो। तो थोड़ा मतलब फिर आखिरी दिनों के बारे में, जब वो पाकिस्तान चले गए थे या जा रहे थे, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि फिर शायद आए नहीं हुआ ना? फिर आए नहीं वो। नू कहने लगे, नू कहा बेटे तो जाएगा फिर उल्टा नहीं आने का। मुझे क्यों? बस बेटे तो जाऊंगा, दुनिया छोड़ जागी मेरे पता लग जाऊंगा। मगर जी कोई बात नहीं होती, मगर ताया साहब ये भी के मगर तावड़ है रही। ताया जी लगते थे आप? हाँ, ताऊ जी लगे थे। मगर जी नू ना कहो, करने पे जोड़ सा काम करने के लिए मैं भेजा था, वो मुझे कर दो। मगर जी क्या अग इतिहास लिखने भेजा था, और वो मुझे लिख दिया। मगर जो और कई लोगों ने भी लिख रखा। अब अंतर है उसमें। एक आदमी अरबी नहीं जानता, और अरबी भाषा में हमारे बारे में क्या लिखा उसको नहीं बता सकता वो। तो उन्होंने बिल्कुल भाषा ही ज्ञान अच्छा खासा था। क्योंकि एक आदमी अंग्रेजी नहीं जानता मान लिया, और अंग्रेज क्या लिख रहे हमारे लिए उसको नहीं बता सकता वो। जी हाँ जी हाँ। एक आदमी संस्कृत नहीं जानता, और संस्कृत के ग्रंथों में हमारे बारे में क्या लिख रहा पुराणों में, उसमें तो उनको नहीं समझा पाने का वो। तो इस तरह से भाई अल्लाह ने मेरे से ये काम सौंपा था मालिक ने। हाँ,
और मैंने कर दिया और बस चला जाऊंगा। और वो 1 जनवरी में गए यहाँ से और 17 उसमें फरवरी में उनका इंतकाल हो गया पाकिस्तान में। अच्छा, तो फिर तो ठीक, अल्लाह को प्यारे हो गए वो। लेकिन एक बड़ी शख्सियत तो थे साहब वो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका पिछले दिनों। अच्छा अच्छा। तो उस पे थोड़ा सा क्या था, ऐसा क्या बोला था आपने उसमें? एक वो गांव वाला जो पृथ्वीराज चौहान साहब का वो लगा था बोर्ड यहाँ गांव में, लड़कों ने, युवाओं ने। और उन दिनों सहारनपुर में गुज्जर गौरव यात्रा निकलनी थी जी, भी 10-15 दिन में ही निकलनी थी। वो उसका शोर हो रहा था पूरा। अच्छा। तो वो पृथ्वीराज का जो बोर्ड लगा था, इन्हें पूछा पत्रकारों ने कि भाई कैसे पृथ्वीराज चौहान कौन थे ये वो। तो मैंने बता दिया मेरे बाबा थे पृथ्वीराज चौहान। और राणा लसन साहब ने जो चिट्ठी लिखी है एक राजपूतों के नाम, वो मेरे काफी याद है। अच्छा। तो वो चिट्ठी बोली मैंने 1192 से पहले तो कोई जाति नहीं राजपूत। 1192 के बाद में राजपूत जाति बनी। जो गुर्जर राजा दूसरी बिरादरी की रानी ले आता था घर में गुजरी के अलावा, उससे जो संतान पैदा होती थी उसको राजपुत्र, रणगढ़, गोल्ला और बसी कहा जाता था। कौन दूध है भाई? अब गोल्ला हूँ जी, रंगढ़ हूँ जी, राजपूत हूँ जी। फिर ने एसोसिएशन बनाई सकरगढ़ में, ये कहने लगे अब मतलब राजपूत लिखना बंद कर दो, ठाकुर लिखने लगो। फिर ये ठाकुर लिखने लगे। अच्छा, तो वो अब ये छतरी कहने लगे अपना अपना, हम छतरी है बस, हट जाओ आगे थे। तो वो कुछ चीजें बोली। राजा के अपने बेटे को युवराज या राजकुमार कहा जाता है, जो राज्य का उत्तराधिकारी होता है। उसको राजपुत्र कहा ही नहीं जाता कहीं भी, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में। अच्छा। उसको युवराज या राजकुमार बोला जाता है। अब ये राजपुत्र हैं क्योंकि दूसरी बिरादरी की पत्नी से संतान उत्पन्न संतान राजपुत्र कहलाई। उन्होंने कहा जी हमारा भी तो कुछ हो, हकूक हम नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम भी राजा के पूत हो, राजपुत्र हो। ठीक है। इस तरह से शब्द बना, फिर जाति बनी। हाँ, तो आपने मतलब जो बात थी उसको साफ साफ कहा, तो उसमें लोगों ने फिर अपनी भावनाओं के हिसाब से ज़्यादा शेयर किया शायद, ये है उसमें कुल मिला के बात। ठीक है, थोड़ा सा आप ये एक चीज़ और बताइए कि आपने बीच में ना एक बात कही थी कि उस टाइम आप चौहान साहब के साथ घूम रहे थे, यहाँ पे घर पे हालत ये थी कि बिजाई नहीं हो रही है या बीज सूख रहा है। तो ये तो अब परिवार को भी तो एक आदमी का फर्ज बनता है, तो उसको बैलेंस कैसे किया फिर आपने? क्योंकि ये तो मैंने नहीं किया। अच्छा, मैंने कोई बैलेंस नहीं किया। ये तो सब तय होता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, ये मैंने खूब गहराई से समझ ली ये चीजें। क्योंकि जो उस ताकत को मानने वाले लोग हैं, ईश्वरीय, अल्लाह, खुदा, रब, वाहेगुरु, कुछ भी नाम कुछ ही रख लो आप, ताकत वह एक ही है। जो उसके मानने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं। लेकिन बात क्या है, दरअसल लोग झूठ बोल रहे हैं और बस सब करने भगवान के। जब भगवान के करने हैं सब कुछ, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे? तुम बीच में क्यों आओ? फिर तुम क्यों दुखी हो रहे भाई? जब करने तो भगवान के सब। या फिर तुम झूठ बोल रहे, इसका मतलब तेरा यकीन भी नहीं है भगवान पे। क्यों तुम मतलब मानते हो, जानते नहीं उसको। मानते हैं लोग, जानते नहीं उसको। और जब तक जानते नहीं, मानते हैं, मानने वाले लोग सब अंधकार में है। कितना है कि नहीं है? तो आपने इस चीज को इस नजरिए से देखा, तो फिर आपने कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा, मैं तो ये समझ लिया कि मेरी तो जो ड्यूटी लगा रखी ऊपर वो बस वो करना है, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हानि भी लाभ भी सब उसका। एक अलग चीज़ कि चौधरी साहब का इंक्लिनेशन आध्यात्म की तरफ भी बढ़ा है। मतलब पहले मैं नहीं सोचता था, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा है हमेशा से कि शायद जब से मैं इनको जानता हूँ कि इनका जो झुकाव है वो इतिहास को लेके, सामाजिक चेतना को लेके ज़्यादा रहा है। लेकिन जब राब्ता बढ़ा तो इन्होंने कभी बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने चीज़ों को समझा कि आध्यात्म की तरफ बड़ा झुकाव है आपका। तो
आप तो उस चीज़ को बड़े छिपाते रहे हो, कभी खुल के आपने इस पे बात नहीं की। लेकिन मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए थोड़ा सा आध्यात्म पे भी आप दो बात बताइए कि आप एक तो ध्यान बहुत करते हैं और ध्यान में बड़ा आपको इंटरेस्ट कहें या ध्यान की तरफ झुकाव आपका बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्यों है, क्या है जो आदमी इतना सामाजिकता को मानता है, समाज के लिए अपना इतना समय उसने लगाया, परिवार को पीछे छोड़ा, वो इतना ईश्वर में बिलीव करना, मतलब आध्यात्म में बिलीव करना कैसे? दरअसल मैं छोटा सा ही था, तो मंदिर के पास ही स्कूल था और मंदिर में वो कनपाड़े बाबे नाथ बोल रहे हैं ना, कनपाड़ा, वो कहीं कहीं आओ जहाँ थे, रो जहाँ थे। एक परमानेंट ही रहा था। वो मेरे से कहता था कि अरे सुन भाई, चरण सिंह ले दूध ले आपने चाय खाता। तो मैं माँ तो कहता है मगर माँ दूध वह अंडी उंडी में तो मतलब तो फिर पीछे ने कह दिया, फिर ने कह दिया, तड़की ने कह दिया ताजा दे दिया। तो 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में दूध जाओ जाता मेरे से। और फिर बाबा जी अमरूद के बहुत पेड़ लग रहे थे मंदिर में, वो तोड़ के उसमें दे रहे थे मेरे से, डिब्बे डब्बे में जाए मेरे जाएगा। तो वहां से थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ इधर झुकाव हुआ मेरा। फिर मैंने तराटक किया, मतलब 2-2.5 साल। और मेरा एक टक देखना, इतनी मोटी कैंडल जाता था BHL से, वहाँ हरिद्वार रहते थे हम, उसमें गुज्जर हॉस्टल में। और मेरा एक दोस्त है डॉक्टर गोविंद, उसने फ्लाइंग सिद्धि की थी महर्षि महेश योगी आश्रम से, और मेरे वो रूम पार्टनर थे। क्या सिद्धि की थी? फ्लाइंग सिद्धि, ऊपर उठने अच्छा की अच्छा। सिद्धि। हाँ, अच्छा, महर्षि महेश योगी आश्रम से। तो मेरे वो एक ही कमरे में रहते थे डॉक्टर साहब। तो उसने तराटक समझा दिया मेरे से, अब तो तराटक किया कर। मैं इतनी मोटी BHL से कैंडल लिया, वहाँ एक अलमारी थी, उसमें जला रख रहे हैं उसने, शाम को जैसा 5 बजे वहाँ से आगरू BHL से, और फिर एक टक उसको देखा करूँ। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे बढ़ता रहा मेरा। और फिर तो ये हालत होगी, नो राल निखड़ रही, पूना रहा, लक दक अवस्था। अच्छा। मैं उस अवस्था को नहीं चला गया वहाँ, और वहीं समाधि भीतर जाने का वहीं मुझे पता लगा, अंदर जाने का। फिर मैं गांव में आ गया, 2-3 साल वहाँ रहा। फिर गांव में आ गया, यहाँ छोले और मीलों बुग्गी ले गए, रू कर वो कर, वो रल गई मैं चीज़। कभी कभी करे भी करूँ, याद आ जा करे, लेकिन वो रूटीन में नहीं आई। फिर मैंने रजनीश की किताब पढ़ ली वहाँ संभोग समाधि की ओर। ये कब की बात है? ये 82-83 की बात है। अच्छा, जब तो आचार्य रजनीश थे जब? हाँ थे। 20-21 साल, 22 साल मेरी उम्र थी। और जो मैंने संभोग समाधि की ओर पढ़ी, तो मेरा दिमाग घूम गया। और यार क्या गजब की बात लिखी इस आदमी ने। लोग उस किताब का नाम सुनते थे, घरनासी कर रहे थे, संभोग समाधि की ओर। यार किए बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने उसकी मतलब नया भारत की खोज, बदलता भारत, शिक्षा में क्रांति, बहुत किताबें पढ़ी रजनीश की, बहुत पढ़ी। मैंने सिर्फ उनकी एक किताब यही पढ़ी, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर किताब है, संभोग से समाधि, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। हम जैसे इसके नाम में जितना समझ पा रहे हैं सिर्फ उतना नहीं है, ये काफ़ी गहरी किताब है। तो मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए ये, हर किसी को जिसका भी पढ़ने में इंटरेस्ट है उसको ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, फिर मतलब यहाँ गांव में आकर चल नहीं पाया पूरा मेरा सिस्टम। फिर मेरी 24-25 साल की शादी कर दी इन्होंने, घर वालों ने। तो फिर तो नून तेल लकड़ी वाला हिसाब हो जा, फिर जाकत हो गए। लेकिन मेरा मतलब ध्यान में और समाज सेवा में, इनमें 2 ही चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है। मेरा ना बच्चों में इंटरेस्ट है, ये क्या बनेंगे क्या करेंगे, मेरा पाल दिए पोस दिए, अपना करो खाओ। मेरा ना मेरा घरवाली जो कुछ लेना देना ऐसा खास है कोई, मतलब ठीक है सब समझ तो, लेकिन मेरा उधर कोई झुकाव नहीं है उन बातों कर। आम आदमी। तो उसके बाद में फिर आप कब से ये ध्यान कब से कर रहे हैं? अब तो मुझे जो मैंने दोबारा से फिर रजनीश जी की वो सुनी वीडियो और विपස්සना जानी,
अच्छा, विपश्यना साधना आपको भी जाना आपने? हाँ हाँ। अच्छा, अरे वाह। और साल हो गया होगा, हम्म, कम हो गया होगा, 1-2 महीना ऊपर हो गया होगा, तब से मैं विपश्यना करना शुरू किया। लेकिन जितना मेरे संज्ञान है, मैं तो पिछले कुछ सालों से जानता हूँ कि आप ध्यान करते हैं। ध्यान तो मैं करता ही रहा, थोड़ा बहुत हमेशा से? हाँ, हमेशा से ही। जितना भी मेरे पे बन पाया चलती चाल में, मैं मील में बुग्गी ले गया, हमारे यहाँ से सब गए बुग्गी ले गए, और मैंने लाइन में बुग्गी लग गई और मैं बुग्गी छोड़कर ध्यान में बैठ गया। जैसे लाइनों में तुलने वाली में लग गई ना, लाइनों में सब में बुग्गे बैठे, मैं वहीं गद्दे पर रहे थे, उतरता ही ध्यान में बैठ गया। और मैं 2 बजे रात ने मील में तो बुग्गी लेकर आया, तो मुझे आकर मुँह माँ धो के, और इतने घरवाली ने खाना खुना गर्म कराया, और मेरे तो ट्रैक्टर का इंतजाम करा, दूध दाद गर्म कराया, इतने फिर मैं 5 मिनट ध्यान कर लिया, तो ये चलोगा मेरा सिस्टम। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो निडर चरण सिंह जी हैं, क्या उसमें ध्यान का बड़ा योगदान है? हाँ हाँ हाँ, ध्यान ने एक तो झूठ इस तरह चेहरा बदलना, यूँ करना, वो सारा मेरे अंदर से काट दी मैं चीज़। जो है सीधी सच्ची बात है, जो भीतर है वही बाहर है। हाँ, वही कह दिया वो। तो ये जो लोभ लालच है? नो, मुझे लोभ लालच होता LIC में मैं मतलब जेडम क्लब मेंबर बनने वाला था जब। तो LIC में काम किया आपने शुरुआत में? अब भी करता हूँ। अच्छा, तब से जुड़े ही हुए हो? हाँ, एजेंसी तो मेरी चलती ही रही। 10-12 बीमे तो भाग दौड़ के मेरे पूरे हो जाते, एजेंसी बच जी थी। जैसा किसी का तो 100 बीघे हो खेत में पैदा, 1 बीघे में 100 क्विंटल का लिकड़ा है, और किसी का 10-15 का लिकड़ा है। मैं उस कैटेगरी का होगा वहाँ बीमे में भी 10-15 क्विंटल अपना लिकड़ गया, इसका 100 लिकड़ गया। हाँ। 100 क्विंटल का बीघा लिखड़ रहा, मेरा 10-15 का लिखड़ रहा, तो उस कैटेगरी में रहूँगा। और जेडम क्लब मेंबर होना था, उसके बाद में चेयरमैन क्लब मेंबर। यही सपने हो लोगों की, गाड़ी घोड़े के ही। LIC मेरे तो गाड़ी घोड़े सब देती, मोटरसाइकिल दी थी मेरे पास। तो पहले मैंने स्कूटर लिया जब मैं एजेंट बना, 88 में बना था, बंदा 60-88 में एजेंट। और जो लोगों ने मेरे तक पैसा दिया, मेरी यह भी जेब भर गई, यह भी भर गई, यह भी भर गई, और बैग में भी रुपये, क्योंकि किस्त लेने भी जाता था नू। और 10 साल में टॉप 10 रहा शामली ब्रांच में, 88 से और 97-98 तक मैं टॉप 10 में रहा लगातार। फिर ये उठिया समाज का मिशन, एक पटेल मिशन चला, भाई तेजपाल सिंह ने चला दिल्ली के। तो पटेल मिशन में उन्होंने कहा भाई, जो उन्हें बात बताई वह सच्ची बात थी। कहना भाई, जब हमारे बड़े मतलब तीर तलवार से राज लिया जाया करता, तब हमारे बड़ों के राज थे, और आज बटन दबा कर राज लिया जा, और आज हम कुछ भी नहीं, जबकि हमारी परसेंटेज ऑफ वोट सबसे ज्यादा है देश में। क्योंकि ब्रिटिश काल में जाति का जनगणना हुई 1911, 1921 और 1931, सेंसस बोलने हैं उसको। सेंसस को आधार मान करके मंडल कमीशन रिपोर्ट दी। तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सबसे ज्यादा गुजरों की वोट है देश में। तो उसके बाद में फिर आप समाज सेवा में लगे? अरे मगा यार, ये तो हमारा खारे, हमारे हिस्से का पेट्रोल पंप है, हमारे हिस्से गैस एजेंसी है, रबड़ के लाइसेंस हैं, कागज के, सोने के, चांदी के, कॉपर के, वैक्स के लाइसेंस हैं, राष्ट्रीय बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है, इंडस्ट्री है। हमारे पे तो कुछ भी नहीं है, खाएगे माल। नौकरी तो लेगा यो ब्राह्मण वर्ग, और सरकारी बिजनेस लेगा बढ़िया, और जमीन लेगा राजपूत। विश्वनाथ प्रताप सिंह 36,000 एकड़, विजय राज सिंधिया, राजा दिनेश सिंह, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह, दिग्विजय सिंह मार मुल्क के, जिन पे इतने 1000 एकड़ जमीन ने। ओ वाकई में ही तो छड़ हो रहा भाई। तो फिर आपका बदलाव हुआ है? तो 97-98 फिर हमने मीटिंगें शुरू कर दी गाँव वाइज। कितने साल तक चला है मिशन? मिशन तो चल ही रहा, बंद नहीं हुआ कभी भी। तो फिर आपने LIC का ये जो बता रहे हो, कितने साल तक फिर नहीं गए आप? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब 12 बीमे देने पड़े साल में एजेंसी बचाने के लिए। तो 12 बीमे देते रहे आप? 12 बीमे में देता ही रहा, तो बची रही वहाँ एजेंसी बची रही बस। तो काम नहीं छूटा मेरा, काम नहीं छूटा। हाँ। पर कुछ पैसा नहीं आता, अर्निंग का ज्यादा नहीं, बस मेरा पेट्रोल वहाँ चलेगा, जेब खर्च वो ही निकलता था। दाल रोटी अंत खेत में। घर वाले कुछ कहते नहीं थे? वाइफ हो गई या माता पिता हो गए? मेरे माँ ने कभी नहीं कहा, मेरे घर वाली ने भी नहीं कभी कहा, मेरे बच्चों ने भी नहीं कभी कहा। अच्छा। हाँ, भाइयों ने कहा, जब मैं उन्हें कहा तो हमारा हो जाएगा डाल, फिर उन्होंने कहा नारा कर दो, हम
मतलब चाचा ताऊ के भाई इकट्ठे थे, हमारा ताऊ का लौंडा रहा हूँ, दोनों भाई। मैं कहना मुझे क्यों नारा करो तुम, बोने तो बैठ दी गया तेरा खेत और हमारा खेत और तो इंगे ट्रैक्टर मारा रही फलाना मारा सब ले गए, मगर ले जा मुझे जो कुछ मतलब अपना जीवन जिया। लोग के कहेंगे कौन के कहेगा उससे कभी नहीं सोचा आपने, अपना जीवन जिया। अब भी अपना जीवन जीऊँ, जो मेरी समझ में आ रही करूँ, जो मेरी समझ में आती करता नहीं, जो कोई कितना को किसी का दिल नहीं दुखाते ना, दिल दुखाना ही पाप है। अगर कोई हमारी वजह से रो पड़ा तो इसका मतलब हम पापी हैं। क्यों दुखाऊं हम किसी का दिल? ठीक है। तो बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, इनके लिए क्या संदेश रहेगा, समाज के लिए आपका क्या संदेश है कि किस तरफ लोगों की एक जो आपके पास विचार है? और मुझे लगता है कि इंसान की जो ताकत है वो उसका विचार है। इंसान रहे ना रहे लेकिन विचार कहीं ना कहीं रह जाता है अगर उसका विचार है। बात तो मैं कहना चाहूँ, ये परमानेंट ही कहता हूँ, जब तक आपको शत्रु का और मित्र का, समाज का शत्रु कौन और समाज का मित्र कौन, जब तक इसका पता नहीं है तब तक आप बचोगे किससे और सावधान किससे रहोगे? तो हो सके तुम दुश्मन को ही सम्मान देते फिर रहे हो। तो जो हमारे संगठन है गुर्जरों के खास तौर से, और वो अलग अलग बात कर रहे, और जिनसे हमारी आगे चल कर अगर उनका संगठन खड़ा होगा, मान लिया आगे चल के जिनसे उनका मुकाबला होना, वो संघ है आरएसएस। और आरएसएस से मुकाबला करने के लिए हमारे पास देश में एक भी संगठन नहीं, क्योंकि उनके पास अपने ट्रेनिंग लिए हुए कार्यकर्ता हैं, और ट्रेनिंग लिए हुए कार्यकर्ताओं का मुकाबला ट्रेनिंग लिए हुए कर सकें। तो इसके लिए समाज को कैडर खड़ा करना चाहिए। अच्छा। और कैडर के लिए अविनाश काकड़े सर हैं वहाँ के, महाराष्ट्र के, वहाँ गया मैं महाराष्ट्र। 17 तो बैंक चल रहे संगठन के, जिजाऊ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड बैंक। क्या नाम उनके संगठन का? वो तो किसान सेवा संघ चलाते हैं अविनाश काकड़े साहब। अच्छा। वैसे मराठा सेवा संघ है। अच्छा। और मतलब आईएएस आईपीएस को फ्री कोचिंग दे रहे हो महाराष्ट्र में अपने बच्चों को। उनके पास पहली 3 घंटे क्लास है, फिर 3 दिन की क्लास है, फिर 7 दिन की क्लास है, फिर 15 दिन की क्लास है, फिर 30 दिन की क्लास है। और जितने हमारे जाकत उन क्लासों को अटेंड करी आवेंगे तो फिर उनका मुकाबला नहीं कोई करने का। ऐसे मतलब लवरेज कर देंगे ज्ञान से, उन्हें भर देंगे पूरा बच्चों को। अच्छा। और हम ऐसे कोदे कादे में रहे, अग में भी भाई गुज्जर संगठन, भाई फलाना ढिकड़ा, वो उस तरह की बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो खास तौर पे संदेश है युवाओं को लेके वो ये है कि मतलब आपको पर्टिकुलर लाइन में चलने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनट्रेंड तो काम ही नहीं कर सकता। मैं भगत सिंह पर कुछ और बोल रहा, मेरे संगठन का दूसरा आदमी वहाँ कुछ और बोल रहा, बल्कि है एक ही मैं गांधी पे कुछ और वक्तव्य दे रहा, वो कुछ और मेरे संगठन का वहाँ खंडरावली में कुछ और वक्तव्य दे रहा। तो फिर एक ट्रैक पे कैसे आएंगे? हाँ हाँ ठीक है। उसमें कैडर में एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो चौधरी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अलग अलग पहलुओं पे आपके लाइफ के हमने बात की, आध्यात्म पे बात की, सामाजिकता पे बात की और आपकी लाइफ पे भी बात की। तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और दर्शकों से यही दरख्वास्त है, आग्रह है कि इसी तरीके की चीज़ों से आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ऐसी चीज़ों को देखो, समाज को लेके, देश को लेके और हर एक तरह के पहलू को लेके आप अपनी इंसाइट डेवलप करो। और इन्हीं चीज़ों को लेके आप हमसे जुड़े रहिए। हम अलग अलग तरह की चीज़ों पे एक लंबा डिस्कशन, एक लंबा डिस्कोर्स लेके हम आते रहेंगे।
और अलग अलग तरह के लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। तो हमारे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।